नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग पॉलिटी सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का आज 4th चैप्टर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कर लिया, एक्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर में हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने प्रीएम्बल देख लिया है। और 4th चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले शेड्यूल्स और पार्ट 1 साथ में ही, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से 4 यानी कि 1 से 4 तक हम लोग पूरे आर्टिकल्स को याद भी करेंगे, समझेंगे भी। चलिए भाई बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चीजों को स्टार्ट करें पहले समझ लेते हैं। देखिए हमने आपको क्या बतलाया संविधान के बारे में। संविधान के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया था, यानी कि संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। संविधान का अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको बतलाया था कि जो संविधान है किसी भी देश का, ध्यान से, ठीक है मेरे भाई, किसी भी देश का क्या होता है, एक विधिक, यानी कि किसी भी देश का सर्वोच्च, ये बोलना सबसे अच्छा होगा, किसी भी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने बतलाया भी आपको, विधिक दस्तावेज होता है। इसका मतलब क्या है समझिएगा अच्छे से। देखिए संविधान कहने का मतलब क्या है, संविधान क्या है, एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है किसी भी देश का। सर्वोच्च कहने का मतलब क्या है, उससे ऊपर कुछ और नहीं हो सकता। विधि कहने का मतलब क्या है, कानून। और दस्तावेज मतलब क्या हो गया, आपका कोई डॉक्यूमेंट है। यानी कि संविधान क्या है, कानून। इसमें क्या होगा, कानून लिखी होगी। डॉक्यूमेंट है मतलब क्या है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें लिखी होगी। क्या लिखी होगी, कानून या नियम, ये बोल सकते हैं। और ये जो नियम और कानून है वो कैसे होंगे, सर्वोच्च होंगे। मतलब संविधान जो है एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है किसी भी देश का। अब इस कानून से ऊपर कोई दूसरा कानून उस देश में नहीं हो सकता है। समझ में आया। अब जो भी कानून अपने देश में बनाएंगे वो सारे कानून इस संविधान के अधीन ही होंगे। समझ में आया मेरे भाई। संविधान का मतलब समझे। संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश का एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है जिसके ऊपर और कोई दूसरा विधि या कोई कानून नहीं हो सकता है। आप जो भी कानून बनाएंगे वो सारे कानून इसी सर्वोच्च विधिक दस्तावेज के अंदर, मतलब इस संविधान के अधीन ही होंगे। क्लियर है। जैसे कि हमारा जो सरकार है, ठीक है, कानून अगर बनाना है सरकार को, तो कोई भी कानून सरकार जो बनाएगी वो कानून ऐसा नहीं बना सकती है कि जो इस संविधान में जो लिखी गई बातें हैं, जो कानून जो विधि लिखी गई है उसका हनन हो। वो जो भी सरकार कानून बनाएगी इसके अधीन ही होकर के बनाएगी। समझ में आ गया संविधान क्या है। ठीक है सर, संविधान तो हमें समझ में आ गया। संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है जिसका अर्थ यह है कि कोई भी देश का सरकार कोई भी कानून जो बनाएगी वो अपने देश की जो संविधान है उसके अधीन ही बनाएगी। इसके सर्वोपरि कोई दूसरा कानून उस देश में नहीं हो सकता, यानी संविधान सबसे ऊपर है। चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर है सर। अब हम लोग थोड़ी सी फैक्चुअल बातें करते हैं। जब बात करते हैं हम लोग संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान को सबसे पहले यह सवाल आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। हमारा संविधान को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। या आपको यह भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हमारे संविधान को क्या कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट ईयर जस्ट 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते, तो इसे एक यादगार के रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में अपने संविधान को हमने क्या किया, लागू किया। तो दो सवाल यहां से तो क्लियर है कि अंगीकृत कब हुआ, संविधान को एक्सेप्ट कब किया गया, तो वो है आपका 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को। अब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दी गई है, तो इस समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हो रहा है, तो उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियां, अब ये अनुसूचियां क्या है मैं अभी आपको बतलाऊंगा, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल्स कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, यानी आर्टिकल्स कितने थे। अनुच्छेद क्या होता है सर, उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद भाग कितने थे, यानी कि पार्ट कितने थे जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो रहा था। तो अनुसूचियां क्या है, आर्टिकल्स क्या है, भाग क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे भी पहले आप एक डाटा याद रखेंगे, जब संविधान लागू हो रहा था उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल्स थे
और 22 भाग थे। यानी कितने पार्ट थे? 22 भाग थे। तो आपका अगर यहां पे लिख दिया जाए, एग्जामिनेशन में यही लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, मूल संविधान, आपको एक वर्ड मिलेगा मूल संविधान, ठीक है ना। मूल संविधान कहने का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आप क्या कहेंगे? टोटल 8 अनुसूचियां। कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल। कितने भाग? तो 22 भाग। यहां तक चीजें क्लियर है सर? ठीक है सर। अब एक वर्ड है, मैं आपको उस वर्ड के बारे थोड़ा सा आपको रूबरू करवा दूं, जिसे हम कहते हैं संशोधन। संशोधन कहने का मतलब क्या है? अमेंडमेंट। क्या है इसका मतलब? अमेंडमेंट। समझिएगा, देखिए अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आई एम आ गुड, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए मैं गुड के बाद आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, गुड बॉय, ठीक है ना। आई एम अ गुड बॉय, मैंने जब अभी फ्रेश रीड किया तो आई ठीक है, एम ठीक है, गुड का स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? संशोधन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने संशोधन किया, देखिए अब हो गया ये संशोधन। संशोधन का मतलब आपको समझ में आया? मतलब ये दो तरह की चीजें हो सकती। एक तो आपने कुछ गलत चीजें लिख दी है, मतलब आपसे बाय मिस्टेक कोई चीजें गलत होगी तो आपने उसको हटा करके सही किया है, या फिर अभी का जो सिचुएशन है, जैसे अभी हम लोग 2024 में जी रहे हैं भाई, ठीक है। तो 2024 में अभी जो इन्वायरमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई नियम बनाया है। लेकिन यही आने वाले 10 साल के बाद 2034 में, 2034 में इन्वायरमेंट का सिचुएशन कुछ और होगा। तो आपको जरूरत हो सकता है कि आपने जो नियम यहां पे 2024 में बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करें, उसके रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा और बढ़ा दें या उसके रिस्ट्रिक्शन को कुछ कम कर दें, है ना। या तो कुछ ऐड करेंगे या तो कुछ घटाएंगे, यही हो गया आपका संशोधन। समझ में आ गया संशोधन मतलब? ठीक है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में भी, जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था तो उस समय आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स कितने थे? अभी मैंने आपको बताया 395 आर्टिकल्स थे। अब ये आर्टिकल्स 395 थे, तो यहां पे अब एक बात ये समझ लीजिए कि आर्टिकल्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। आर्टिकल्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सरकार क्या है, हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने का मतलब ये कि 1950 में जो भी नियम बने थे, यानी कि 395 नियम बने, जैसे कि एक एग्जांपल है कि भारत की जो नागरिक हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग, 1950 के अकॉर्डिंग के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो बोलने की स्वतंत्रता की जो आजादी भारत के नागरिक को दी गई है, शायद ये सही नहीं है, या फिर इसके आजादी को थोड़ा सा हम लोग क्या क्या करेंगे? कम करेंगे। कुछ क्षेत्र में भारत के नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होगी, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है, आपके खेल जगत के क्षेत्र में बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है, अपने निजी जीवन के बारे में कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन आपकी जो सरकार है, आप उसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकती है। तो ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? अब ऐसा सिचुएशन बन गया है देश में कि हमें ये कानून लाना होगा कि जो बोलने की जो स्वतंत्रता की जो आजादी दी गई है, सरकार के खिलाफ जो है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? कंप्रोमाइज करके उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे अपने संविधान में। समझ में आया? तो अब एक चीज तो ये समझ में आ गया कि संशोधन होता क्या। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। संविधान में संशोधन समझ में आ गया कि जो आर्टिकल्स, अब एक पहले तो ये समझिए कि आर्टिकल्स होता है, यानी कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद क्या है? तो देखिए, भारत की जनता को, ठीक है, या फिर भारत की जनता के ऊपर शासन करने वाला जो सरकार को चुनती है, वो सरकार जनता के ऊपर शासन कैसे करेगी, जो नियम जो दायरे हैं वो सारी चीजें इस आर्टिकल्स में लिखे। यानी कि जो नियम है वो आर्टिकल्स है। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी नियम जो लिखी हुई है हमारे संविधान में वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखी है। तो जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 395 है। देखिए अभी भी नंबर में 395 ही आपको लिखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है, बहुत सारे संशोधन, जैसे कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को लेकर के कई सारे संशोधन किए गए, कई सारे कुछ स्वतंत्रताओं का हनन किया, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया, संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया, कुछ चीजों को ऐड किया। तो अभी देखा जाएगा तो 460 प्लस हमारे अनुच्छेद है हमारे संविधान में। क्लियर है? लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, आप गूगल कर लेंगे एक बार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, मूल संविधान कहने का मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो रहा था उस समय भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। क्लियर है?
यानी आपको क्या क्लियर हो गया अनुच्छेद के बारे, यानी इस अनुच्छेद में ही लिखी गई है सारी नियम कि जो देश को चलाने वाली जो सरकार है, देखिए देश को चलाने वाली सरकार को चुनती कौन है, हम और आप, यानी हम और आप सरकार को क्या करते हैं, पावर देते हैं। समझिएगा भाई, जो हम है यानी कि जो जनता है, हम जनता ही क्या करते हैं, चुन करके किसको भेजते हैं, सरकार को, यानी सरकार को क्या करते हैं, पावर देते हैं कि ये क्या करे, हमारे ऊपर शासन करे। लेकिन इस पावर को अगर ये सरकार मिसयूज करने लग जाए तो फिर ये शासन क्या हो जाएगा, शोषण करने लग जाएगी, ये सरकार हमारी एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाएगी। तो ये पावर का जो गलत यूज ना करे, इसलिए हमारे संविधान क्या करती है, 395 से भी अभी तो 460 नियम बन चुके हैं कि वो अपने पावर को क्या करें, सीमित रूप से ही यूटिलाइज करें, ठीक है ना, जिससे जनता का कोई भी हनन या जनता का शोषण ना किया जा सके। समझ में आया। तो संविधान आपको आर्टिकल्स। अब बात करते हैं अनुसूचियां क्या होती है। देखिए जो बातें आपके आर्टिकल्स में नहीं लिखी होगी उसको अनुसूचियां में लिख दी गई है, सिंपल सी बात है। अब ये जो आपने आर्टिकल्स देखे हैं 395 आर्टिकल्स, इसको क्या कर दिया गया, कई सारे भाग में बांट दिए गए, ठीक है ना। तो कई सारे भाग में बांट दिए गए थे, तो उस समय 22 भाग में बांटा गया है। जैसे समझिएगा कैसे, टोटल कितने हैं आपके पास आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, इसको एक ग्रुप में बना दिया गया, जैसे कि पार्ट 1 लिख दिए हमने, ठीक है। पार्ट 1 जब देखेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 आर्टिकल्स यहां मिलेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 जब जाएंगे तो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 मिलेगा। यानी कि देखिए क्या किया जा रहा, अनुच्छेद को भाग में बांट दिया जा रहा। फिर पार्ट 3 जब आप देखेंगे, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35, ठीक है ना, 12 से 35 आर्टिकल मिलेगा। इस प्रकार से आपको सारी आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया, भाग में बांट दिया गया। मतलब 395 जो आर्टिकल्स है, 1 से 4 आर्टिकल्स पार्ट 1 में रख दिया गया, 5 से 11 को पार्ट 2 में रख दिया गया, 12 से 35 को पार्ट 3 में रख दिया गया। उसी प्रकार पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे जाते जाते अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो कुल 22 नहीं, कुल 25 भाग हैं। अनुच्छेद 460 प्लस हो चुके हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आ गया भाई। जो बातें, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं अनुसूचियां के बारे में। जो चीज हमारे अनुच्छेद में नहीं लिखी हुई हो, ठीक है ना, जो भी चीजें हमारे आर्टिकल्स में नहीं लिखी है वो हमारे अनुसूचियां में लिखी होती है, ठीक है ना भाई। जो चीजों का उल्लेख, जो भी चीजों का प्रावधान हमारे अनुच्छेद में नहीं किया गया है उसको क्या किया गया है, अनुसूचियां में डाल दिया गया है। तो टोटल कितने अनुसूचियां हैं अभी हमारे, 12 अनुसूचियां। तो चलिए रिवाइज करते हैं। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12। आर्टिकल्स कितने, 395 और प्रेजेंटली 460 प्लस। आप एक बार गूगल चेक कर लेंगे, लेकिन मूल संविधान में 395 ही है। देखिए लिखा जाएगा 395 भी, अभी आर्टिकल्स जो आप लिखेंगे लास्ट 395 ही लिखते हैं, लेकिन ये 460 कैसे हो गया समझिएगा। जैसे आर्टिकल्स में लिखा हूं 12, अब मैं क्या कर दिया हूं, एक संशोधन किया हूं, इस 12 आर्टिकल्स में 12 का ए ले आया हूं, 12 का बी ले आया हूं। तो अब ये कितना आर्टिकल्स हो गया, देखिए 12 के बाद 13, 14 हो गया, लेकिन लिख तो रहा हूं 12 ही। इसी प्रकार 395 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें संशोधन करते करते अभी हम लोग 460 प्लस अनुच्छेद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाएगा मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो आप क्या बताएंगे, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। प्रेजेंट में कितने हैं, 25 है। तो अनुसूचियां क्या है, जो बातों या जो भी प्रावधानों का उल्लेख हमारे अनुच्छेद आर्टिकल्स में नहीं है वो हमारे अनुसूचियां में लिखी गई है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स क्या है, वो सारे नियम, कैसे देश पे शासन करेगी हमारी सरकार। और जो भाग क्या है कि जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद है उनको क्या कर दिया गया है, भागों में बांट दिया गया। तो अब हम लोग आज बात करते हैं सबसे पहले कि जो 12 अनुसूचियां हैं, ये 12 अनुसूचियां एकदम डायरेक्ट सवाल यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और एकदम 110% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एक बात समझिएगा, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, समझिएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुसूचियां थी, 8 थे। अब 8 से कितना हो गया है आपके, टोटल 12 अनुसूचियां हो गई। यानी कि 9वां जो अनुसूची आया होगा, 10th अनुसूची जो आया होगा, 11th अनुसूची जो आया होगा और 12th जो अनुसूची आई होगी, ये कैसे हुई आई होगी, तो संविधान में क्या किया गया होगा, संशोधन किया गया हो, क्योंकि संशोधन करेंगे तभी तो हम कोई चीज को ऐड करेंगे या हटाएंगे। उसी प्रकार 10वां अनुसूची को भी हमने क्या किया होगा, संशोधन किया होगा, तब जाके ऐड हुआ होगा। उसी प्रकार 11वां अनुसूचियों को भी हमने संशोधन किया होगा संविधान में, तब जाकर के इसको हमने अपने संविधान अनुसूचिया में डाला।
फिर हमने अगला फिर एक और संशोधन किया होगा, तब जाके हम लोग 12वां अनुसूची को क्या किए, हम लोग अपने संविधान में ऐड किए। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये जो संशोधन जो आप कर रहे हैं ना, ये भी हमारे संविधान में लिख दिया गया है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स जब 368 आप पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल 368 में साफ साफ चीजें लिखी गई है कि हाँ, आप जो सरकार है, ठीक है ना, संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन। जैसे कि आप सवाल उठा सकते हैं ना भाई सरकार से कि आपने कैसे संशोधन कर लिया, ठीक है, संविधान में आपने कैसे संशोधन कर लिया। तो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान, ठीक है ना, करने का प्रावधान जो है यहाँ पे उल्लेखित है आर्टिकल 368 में। लेकिन हाँ, सरकार कोई ऐसा संशोधन कोई गलत तरीके से नहीं कर सकती है जिससे संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना जो है वो क्या हो, बिगड़े। मूल संरचना मतलब जनता की जो स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पद की स्वतंत्रता, अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो ऐसी कोई कानून सरकार संशोधन करके नहीं ला सकती है जिससे कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिगड़े। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बोलते हैं सरकार ने संशोधन कैसे किया, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एनआरसी की जो जिक्र की जा रही है उसमें संशोधन किया जा रहा है, तो आप सवाल उठा सकते हैं ऐसा इसीलिए करिए क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि सरकार जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़नी नहीं चाहिए संविधान की। चलिए, तो अब हम लोग शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। टोटल हमें कितना 12 अनुसूचियां पढ़ने हैं। 12 अनुसूचियां में सबसे इंपॉर्टेंट तो 8 अनुसूचियां पढ़ेंगे, इसके बाद 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां, 12वां सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक एक अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कि पहली अनुसूची में क्या बातें बतलाई गई है, किसके बारे लिखी गई है, दूसरी अनुसूची किसके बारे लिखी गई है, तीसरी अनुसूची किसके बारे लिखी गई है। वैसे ही आप 8 अनुसूची पढ़ेंगे, फिर 9वां अनुसूची में आपको पता करना होगा कि क्या चीजें इसमें जिक्र की गई है। लेकिन और ये भी आपको याद करना होगा उसके बाद कि ये जो 9वां अनुसूची को कौन सा अमेंडमेंट के तहत और कौन सा ईयर में संविधान में ऐड किया गया। उसी प्रकार 10वां का भी आपको पढ़ना होगा, 11वां भी देखना होगा, 12वां भी देखना होगा, और यहां से सवाल आपके बनते हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे पहली अनुसूची में हम लोग चलेंगे और एकदम नोट देखिए लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लिखी हुई है, सारी एक एक बात आपको हर अनुसूचियों की यहाँ पे लिख दी गई। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं, यहीं से लिखने में समय भी आपका कम लगेगा। चलिए यहाँ पे शेड्यूल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूची और प्रेजेंट में कितना है, 12 अनुसूचियां हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन भी मैं करते चलूंगा, तो आप लिखते भी चलेंगे और ये नोट्स एज इट इज आपका अपलोड भी हो जाएगी। पहली अनुसूची में क्या बात की गई है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, यानी कि भारत में जो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपसे डायरेक्ट देखिए कैसे सवाल पूछेगा, या तो आपको आर्टिकल्स बोलो, या तो आपको पहला अनुसूची लिख करके बोला जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि पहले अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनको ओथ दिलाने का, या उनके सैलरी अलाउंस का, तो किसकी जिक्र की गई है। या आपसे बोलेगा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है, यानी हमारे देश में कोई भी नया राज्य अगर बनेगा, ठीक है ना, हमारे देश में कोई भी नया राज्य या यूनियन टेरिटरी बनेगा तो वो हमारे किस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, वो हमारे शेड्यूल फर्स्ट में इसको रख दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपको कहां मिलेगी, आर्टिकल शेड्यूल 1 में मिलेगा। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में क्या है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की जिक्र की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, सैलरी के बारे में बातें की गई है। ठीक है ना, समझिएगा यहां से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे। देखिए संसद के द्वारा क्या है, सैलरी निर्धारित की जाती है, जो हमारे संसद है, ठीक है ना, संसद के द्वारा क्या की जाती है, सैलरी निर्धारित की जाती है। अब ये जो सैलरी जो निर्धारित की जा रही है, जो अलाउंसेस, जो भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है, जो पेंशन दिए जाएंगे, यानी कि जो सैलरी है, यानी कि जो वेतन हो गया, जो भत्ते हो गए और जो पेंशन है, ये संसद के द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो ये आपका जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी अलाउंसेस मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी, जितनी गवर्नर है, स्पीकर हो गए या डिप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा या फिर राज्यसभा के, चेयरमैन हो गए या फिर यानी कि सभापति हो गए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं उप सभापति हो गए राज्यसभा के या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या स्पीकर हो गए लोकसभा के, या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, डिप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको सैलरी अलाउंस पेंशन, या फिर कैग हो गया, कैग बोले तो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, इसके बाद अटॉर्नी जनरल हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको बात किया जाए जितने भी जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के,
इनको जो भी सैलरी मिलेगी या जो भी अलाउंसेस मिलेगी या जो भी वेतन मिलेंगे या जो भी पेंशन मिलेंगे, ठीक है, ये सभी कौन निर्धारित करेगी? संसद के द्वारा निर्धारित होती है। और ये बातें कहां लिखी गई है? दूसरी अनुसूची में। लेकिन एक पॉइंट सबसे याद रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि जो उपराष्ट्रपति होती हैं, इनको इनका जो सैलरी है, इनके सैलरी के बारे में कहीं भी सेकंड शेड्यूल में चर्चा नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट, इन 4 ऑप्शन रहेंगे। एक तो हो सकता है प्रेसिडेंट दिया जाएगा, गवर्नर दे दिया जाएगा, स्पीकर दे दिया जाएगा और एक वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से किसकी सैलरी की बातें सेकंड शेड्यूल या सेकंड अनुसूची में नहीं की गई? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपसभापति को, वाइस प्रेसिडेंट को जो भी सैलरी मिलती है उनको कैसे मिलती है? तो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलती है। कभी भी उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद के रूप में उनको सैलरी नहीं मिलती है, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलती है। क्लियर है? ठीक है भाई। यहाँ पे अब जैसे कि स्टेट में आपका विधानसभा, जैसा अभी झारखंड में इलेक्शन हुआ, तो विधानसभा में, ठीक है ना, जो स्पीकर है और जो डिप्यूटी स्पीकर है उनको क्या सैलरी मिलेगा, क्या अलाउंसेस मिलेगा, क्या पेंशन मिलेगा, ये सारी चीजों का जिक्र कहाँ है? सेकंड शेड्यूल में। और ये सैलरी कौन निर्धारित करती है? संसद से ये होता है निर्धारित, ठीक है ना। संसद के द्वारा यहाँ पे सैलरी का निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरा अनुसूची में क्या कहा गया है? ओथ के बारे में, यानी शपथ की बात की गई है। शपथ कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि जितने भी मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं, ठीक, या फिर जितने भी एमपी है लोकसभा और राज्यसभा में, जितने भी जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कैग हो गए, जितने भी मिनिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट में और जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा या विधान परिषद में, उन सभी का ओथ दिलाने की बात कहां की गई है? तीसरा शेड्यूल में किया गया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, इनको ओथ दिलाने के बाद बात इस तीसरे शेड्यूल में नहीं की गई है। इनके लिए अलग आर्टिकल मेंशन किया गया है साफ साफ, ठीक है। इनके लिए अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 60 जब आप पढ़ेंगे वहां पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे ओथ दिलाया जाएगा, कौन देंगे, वो आर्टिकल 69 में मेंशन है। गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, शपथ ग्रहण कौन कराएगा, ये हमारे आर्टिकल 159 में मेंशन है। ये मैंने लिख दिया है, ये आपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल्स हो गया, ये आपके आर्टिकल्स हो गए और ये आपके आर्टिकल्स हो गए। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, इनको आर्टिकल्स याद रखेंगे। 159 के तहत गवर्नर को, 69 के तहत वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को 60, आर्टिकल 60 में मेंशन है। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की ओथ की बात ये तीसरी शेड्यूल नहीं करती है, ये आपको याद रखना होगा। जितने भी मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना, संघ में जितने भी एमपी मिनिस्टर हो गए उनको शपथ दिलाना है। जितने भी एमपी हो गए लोकसभा राज्यसभा के, जितने भी जज हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, कैग हो गए, जितने भी मिनिस्टर हो गए स्टेट गवर्नमेंट में, सभी को, जितने मेंबर है लोकसभा विधान परिषद और विधानसभा में, सभी को ओथ दिलाने की बात तीसरे शेड्यूल में है। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़ करके इनका क्या है भाई? स्पेशल आर्टिकल मेंशन है। मैंने कहा ना कि जिसकी जिक्र आर्टिकल्स में नहीं है वो आपकी अनुसूचियां में कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुसूचियां, आर्टिकल्स और भाग में क्या डिफरेंस है। अनुसूचियां मतलब जो हमारे आर्टिकल्स में नहीं है वो अनुसूचियां में डाल दी गई है। अब ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा ना बन जाए भाई। अब जैसे कि इनके ओथ के लिए जितने मिनिस्टर है उनके लिए एक अलग आर्टिकल लिखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में जितने एमपी उनके लिए अलग आर्टिकल्स लिखा जाएगा, जितने मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए अलग, इस सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलग, हाई कोर्ट जज के लिए अलग। तो इससे हमारा संविधान बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए संविधान बहुत बड़ा भी ना हो, इसलिए हमने एक अनुसूची बना लिया है, तीसरा अनुसूची, जिसमें सारे जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, मेंबर्स हो, लोकसभा राज्यसभा के मिनिस्टर हो, सभी को शपथ की बात यहाँ पे कर दी गई है। इसके लिए अलग से आर्टिकल नहीं। लेकिन जब बात होगी प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर के लिए, तो इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल मेंशन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है हमारा? तो फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है कि जो सीट है, यानी कि इसमें बात किया गया राज्यसभा के सीटों का आवंटन का। समझिएगा ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, यानी कि जो विभिन्न विभिन्न राज्य में, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न राज्य से जो राज्यसभा यानी कि संसद की जो आप बात करते हैं, है ना, जो संसद की बात करते हैं, संसद 3 चीजें से मिलकर बना, एक प्रेसिडेंट हो गया, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्य के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं ना भाई। ये जैसे कि संसद अभी बना आपका, संसद भवन के बारे में आपने पढ़ा है ना, जो नया संसद भवन बना। तो इस संसद भवन में क्या है आपका? लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट है। तो राज्यसभा में जो
क्या है, राज्यसभा में कौन बैठते हैं, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, राज्य के प्रतिनिधि ही बैठेंगे ना। तो हर राज्य से, ठीक है ना, कितने लोग इस राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, जैसे झारखंड राज्य का ही एग्जांपल लेते हैं, तो झारखंड राज्य से कितने ये एमपी जो है इसके सदस्य बनेंगे, 6। यूपी, अब ये कैसे डिसाइड होता है ना, ये संख्या भी डिसाइड कैसे होती है इसको भी समझिए। ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। पहली चीज तो उसकी पॉपुलेशन देखी जाती है। सेकंड चीज उसका एरिया देखा जाता है कि कितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ वो राज्य है। थर्ड चीज उसकी इकोनॉमी देखी जाती है, ठीक है ना, उसकी इकोनॉमी देखी जाती है। फोर्थ चीज वहां पे देखा जाता है कि वहां की खनिज संपदा की कितना ज्यादा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें मैटर करती है भाई ये सदस्यता के ऊपर। अगर ये सारी चीजें जितनी ज्यादा है तो यहाँ पे सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश लीजिए, एक बड़ा पॉपुलेशन क्षेत्र है, बड़ी एरिया में फैली हुई राज्य है, तो यहाँ से अधिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठाया जाएगा, क्योंकि चीजों को अच्छी तरह से क्या किया जा सके भाई, मैनेज किया जा सके, तो इसके लिए यहाँ पे संख्या बढ़ाया जाएगा। अब छोटा सा राज्य है झारखंड अगर, तो उसके लिए अगर हम 10 एमपी को यहाँ पे बैठाएंगे तो भाई उसके लिए खर्च भी तो है, सारी सुविधाएं जैसे कि उनको सैलरी देना, अलाउंसेस देना, भत्ते देना, और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, बजट भी देना है उस क्षेत्र के विकास के लिए। तो उसके ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो जनसंख्या राज्य की क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, ये सभी चीजों पर ध्यान रख करके ही क्या किया जाता है, सीटों का एलोकेशन किया जाता है। तो ये बातें चौथी अनुसूची में लिखी गई है, समझ में आ गया। अब आइए पांचवी अनुसूची की बात करते हैं कि पांचवी अनुसूची क्या बात करता है हमें। पांचवी अनुसूची में लिखा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पर भी, इसको भी समझने वाली बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल ट्राइब तो लिखा हुआ, शेड्यूल कास्ट यहाँ लिखना होगा, शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। इसका मतलब क्या है समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जो अनुसूचित जाति है, यहां लिख दिया जाना चाहिए अनुसूचित जाति, ठीक है, जो अनुसूचित जाति है एवं अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, मतलब जहां पे पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की, एससी की और एसटी की बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाएगा, साथ के साथ वहां पे कैसे उन लोगों पे कंट्रोल किया जाना चाहिए या उनको कैसे कंट्रोल करवाना है, वो बात का जिक्र आपका पांचवी अनुसूची करती है, ठीक है ना। अगर कोई स्पेशल एरिया जहां पे एससी एसटी के पॉपुलेशन बहुत अधिक है भाई, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये हमारे साफ साफ लिखा गया है हमारे पांचवी अनुसूची में। लेकिन ध्यान देना है छठी अनुसूची में क्या इसमें डिफरेंस, इसको समझिएगा। छठी अनुसूची भी आपको यही कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल ट्राइबल एरिया को यहाँ पे टारगेट किया गया है, जैसे कि एक असम के, त्रिपुरा के, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट आपको याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मेघालय मिजोरम एटीएम से याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब यहाँ पे समझिए क्या है, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन 6th शेड्यूल में इसको रखा गया है, असम को, त्रिपुरा को, मेघालय को, मिजोरम को। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पे भी बहुत सारे आपको जनजाति देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो 4 राज्य में जो आपको जनजाति जो देखने को मिलेंगे, ये अन्य राज्यों के तुलना में जहां आपको एससी एसटी जो मिल रहे हैं उससे यहाँ पे काफी इनकी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो काफी अलग है, इसलिए इनके लिए एक अलग अनुसूची बनाया गया, छठा अनुसूची। तो याद रखिएगा किसके लिए, कौन वो 4 राज्य है जिसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के लिए, यानी प्रशासन और नियंत्रण के लिए। वो 4 जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया कौन कौन है, असम, एटीएम याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम से याद रखेंगे। चलिए 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए भाई 7वीं अनुसूची को भी समझने से पहले कुछ बातें समझिए। हमारे आर्टिकल्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स में बातें लिखी गई है, हमारे आर्टिकल्स 246 में, ठीक है ना, आर्टिकल 246 में लिखी गई है। क्या इसमें लिखा गया है कि जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है और जो राज्य है यानी कि जो स्टेट है, इनके बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है ना, कुछ शक्तियों का, ठीक है, कुछ पावर का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। मतलब कि कुछ सब्जेक्ट केंद्र को दिया जाएंगे, यानी कि कुछ विषय पे केंद्र नियम बनाएंगे और कुछ विषय पे राज्य नियम बनाएंगे। जैसे कि अगर अंतरिक्ष के ऊपर कोई कानून बनाना है, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, तो वो सेंट्रल उसके ऊपर कानून बनाएगी। लेकिन
अगर पुलिस है, राज्य सरकार की अगर कोई पुलिस है तो उसके ऊपर कोई कानून बनाना है, शराब के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो वो राज्य सरकार आराम से बना सकती है अपने राज्य में चाहे तो। जैसे कि बिहार राज्य में देखेंगे बैन कर दिया गया शराब, तो इसके लिए वो विषय उनके अंदर है। तो ये है आपका क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में ये आर्टिकल 246 में साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है ना, कि आर्टिकल 246 के तहत क्या है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ शक्तियों के बंटवारे किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 3 सूची बनाया गया है, जिसके लिए 3 सूची बनाया गया है। अब ये 3 सूची का जिक्र आपके 7वें अनुसूची में है, समझ में। अब ये जो सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ भाई। आर्टिकल्स में बस ये लिखा गया है 246 में कि जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा, जिसके लिए 3 सूचियां हो गया। वो 3 सूचियां आपके अनुसूची में लिखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब समझिएगा, यूनियन लिस्ट कहने का मतलब यह है कि इसमें टोटल पहले जो थे 97 सब्जेक्ट थे पहले, अभी इसमें 100 विषय जोड़ दिया गया है। 100 विषय यानी कि ये 100 विषय में केंद्र सरकार क्या है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, इस पे कोई भी राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, स्टेट राज्य सूची में इसमें पहले 56 विषय डाले गए थे, अभी 61 विषय हो गए प्रेजेंट में। 61 विषय में राज्य सरकार जो है वो चाहे तो उस 61 विषय में कुछ भी संशोधन करके वहां पे कानून। अब कुछ भी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि संविधान की मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो, हनन हो। और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसमें 52 सब्जेक्ट है प्रेजेंट में, पहले 47 है। अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब समझिए, देखिए ये 57 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं और दोनों कानून का बनाने का अधिकार है। और अगर जैसे कि एक कोई कानून बनाया गया, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा विषय है, 52 सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा विषय है जिसपे कानून बनाया है आपका राज्य सरकार, कानून बनाना, ठीक है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है इसके बीच क्या हो गया है, एक डिस्प्यूट हो गया है इस कानून को लेकर के। तो अब इस डिस्प्यूट के ऊपर सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी यानी कि पावरफुल कौन रहेगा, केंद्र रहेगा, ठीक है। तो केंद्र के अकॉर्डिंग फिर ये कानून आपको लागू कर दिया जाएगा, राज्य की बातें नहीं सुनी जाएगी। वैसे भी हमारे देश में जो हमारा संविधान है क्या है, केंद्र को सर्वोपरि में रखा गया है, राज्य उसके अधीन है। अभी भी जैसे कि किसी भी राज्य में, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट चली, जैसे कि झारखंड राज्य में जेएमएम और गठबंधन की सरकार चल रही है इंडिया की, हाँ, तो सरकार चाहे तो केंद्र क्या कर सकती है, झारखंड के शासन को अपने अधीन कर सकती है, ये पावर है। तो केंद्र सुप्रीमेसी में होता है। और एक आपको और लिस्ट मिलेगा आपको, एक है आपका रेसिडुअल, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे आप लोग, रेसिडुअल के बारे में भी मैं बतला दे रहा हूं। रेसिडुअल सब्जेक्ट ये एक ऐसा विषय है जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ नहीं है ना, तो आपके कंकरेंट लिस्ट में वो आपका रेसिडुअल सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है, यानी कि अवशिष्ट विषय में डाल दिया जाता है। और इस विषय में केवल और केवल, ठीक है ना, किसको अधिकार है कानून बनाने का, तो केंद्र को, ठीक है, केंद्र ही कानून बनाएगी। जैसे एग्जांपल, अब साइबर के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ बनाना है, ठीक है ना, तो साइबर का यहाँ पे कोई विषय है ना, यहाँ विषय है ना विषय, तो ये रेसिडुअल एक सब्जेक्ट हो गया, तो इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अब 100 सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, नागरिकता हो गया, आरबीआई, करेंसी, माइंस, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, वार, पीस, टेलीकॉम सेक्टर, ये सभी चीजों पे किसका अधिकार है, केंद्र सरकार। ये 100 सब्जेक्ट अंदर। स्टेट लिस्ट जैसे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया अपने स्टेट में, पब्लिक ऑर्डर हो गया, जमीन से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में कोई टैक्स की बढ़ोतरी करनी है, घटानी है, एग्रीकल्चर सिंचाई में, उसके बाद कोई गैम्बलिंग, सट्टेबाजी में, अल्कोहल में, मार्केट में, फेयर मेले में, पब्लिक हेल्थ के लिए चाहे तो ये राज्य सरकार है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक है आपका एजुकेशन, ठीक है ना, एक है आपका एजुकेशन, सेकंड है आपका पॉपुलेशन, ठीक है ना, सेकंड क्या है आपका पॉपुलेशन, सेकंड क्या है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल, मैं लिख दे रहा हूं पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग, PLANNING प्लानिंग, ये पूछता है एग्जाम में। एक हो गया आपका एजुकेशन, सेकंड हो गया आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका वेट, WEIGST, वेट एंड मेजर, ठीक है ना, वेट एंड मेजरमेंट, जब MESURE मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, वेट एंड मेजरमेंट यानी कि तौल तथा माप। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है, यानी कि जंगल, यानी कितना हो गया, देखिए ध्यान से, एक हो गया एजुकेशन, सेकंड हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग यानी जनसंख्या पर नियंत्रण, वेट एंड मेजरमेंट, इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीव संरक्षण, और ये आपका है फॉरेस्ट, ठीक है।
इसको क्या कर दिया गया है, ये सभी जो थे आपके राज्य सूची में थे। कहाँ थे आपके राज्य सूची में, इनको क्या कर दिया गया, मतलब राज्य सूची में थे ये, लेकिन अब इसको कहां शामिल कर दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। राज्य सूची से कहां शामिल कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। और संविधान में ये कौन सा अमेंडमेंट करके, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीए मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है ना। यानी कि 42वां बार संविधान में संशोधन हुआ 1976 में। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में क्या किया गया, एजुकेशन को, पॉपुलेशन कंट्रोल को, वेट मेजरमेंट को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट, ये 5 विषय को जो हमारे राज्य सूची में थे, इसको क्या कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। जैसे यहां आप देखिएगा, पहले आपका जो राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे, 66 थे, और अभी कितने हैं, 61, तो 5 घट गए ना। ये 5 कौन है, यही जो मैंने आपको बतलाया। और पहले देखिए कंकरेंट में 47 है और 5 बढ़ गया, तो ये 5 यहां से यहां ले आया गया। समझ में आ गया। और ये कौन सा संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये याद रखिएगा, यहां से सवाल आपका पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में टोटल कितने थे, 8 अनुसूची है। तो लास्ट जो थी हमारे भाषा से संबंधित ये थे। पहले इसमें जो मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14 भाषा थे। अभी कितने हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 14 मूल संविधान में थे, यानी कि 8 भाषा को क्या किया गया, संविधान में संशोधन क्या होगा। अब देखिए 21वां बार जब संविधान में संशोधन हुआ था 1965 में, तब सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो कितना हो गया, 14 से कितना हो गया, ये आपका 15वां भाषा हो गया। ठीक है सर। इसके बाद 71वां बार जब संविधान में संशोधन हुआ 1992 में, तब जाके नेपाली 16वां भाषा, मणिपुरी 17वां, कोंकणी 18वां, यानी ये 18वां भाषा क्या हो गया, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में आ गई। जब मूल संविधान की बात की जाएगी तो कितनी भाषा थी, 14, तो 14 सब हो गया 18। इसके बाद 92 बार जब संविधान में संशोधन हुआ 2003 में, तो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा को, यानी कि ये हो गया 19, ये 20, 21 और ये फाइनली 22 भाषा को क्या कर दिया गया, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा कौन से संविधान के संशोधन के तहत कौन से ईयर में कौन कौन सी भाषा को हमारे संविधान के अनुसूची 8वीं में जोड़ दिया गया, या फिर मूल संविधान में कितने भाषा थे, तो 14 भाषा थे। प्रेजेंट में कौन है, 22। 8 भाषा कौन कौन है, तो सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1965 में। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्लियर है। चलिए अब आइए 9वां अनुसूची। तो देखिए हमारे संविधान में तो भाई 8 ही अनुसूची थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 9वां अनुसूची पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमने क्या किया होगा, इसको अपने संविधान में बाद में ऐड किया होगा। यानी कि 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें तक तब कितने अनुसूची थे, 8 थे। अब 9वां जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 1950 के बाद जुड़ेगा। अब दूसरी बात ये भी देखिए 8वीं अनुसूची में कितना भाषा थे, 14 भाषा थे। अभी कितना, 22। तो 14 के बाद 8 भाषा जो भी ऐड होगा वो 1950 के बाद ही ऐड होगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सिंधी जब ऐड हुआ कब हुआ, 1965 में, 1950 के बाद हुआ कि नहीं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब, 92 में, 1950 के बाद हुआ कि नहीं भाई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब, 1950 के बाद, 2003 में हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया चीज है। चलिए अब 9वां अनुसूची जो है, सबसे पहले ये 9वां अनुसूची में क्या बातें किया गया है, तो इसमें लैंड रिफॉर्म लॉ रखा गया, यानी कि भूमि सुधार के जो नियम है या जो कानून है उसको यहाँ पे लिखा गया है 9वीं अनुसूची में। लेकिन 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 1950 के बाद 1951 में। और पहली बार हमारे संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब संविधान को क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। समझिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस 26 जनवरी 1950 के जो संविधान में जो हमारे 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे। यहां पे कहीं भी लॉ जो था ना, लैंड को लेकर के, जमीन को लेकर के नहीं थी। तो जो संविधान के जो निर्माता थे उनको फिर लगा, या फिर वहां पे जो सरकार थी उनको लगा कि अभी जो नीड है लॉ को, किसको लेकर के, जमीन के लॉ को लेकर के, तो कानून संबंधी क्या किए गए, नियम बनाए गए। अब ऐसा भी हुआ होगा कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हुए होंगे। हो सकता है कि सरकार भूमि अधिग्रहण करने लग गई होगी, ठीक है, तो जनता ने विरोध किया होगा।
तो सरकार ने कुछ ऐसा कानून बनाया कि जिससे जनता का जो भी चीज हनन हो रहा है वो हनन ना हो, या फिर सरकार अपने देश के या फिर देश को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकास डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कई सारे कल्याणकारी प्रोजेक्ट, रेल मार्ग, कई सारे हाईवे, कई सारे पुल का निर्माण करना, तो जमीन को अधिग्रहण करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हो सकता है कुछ कानून बनाना हो। तो 1951 में 1950 के बाद पहला संविधान में संशोधन किया गया था, और वो क्या था आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 9वीं अनुसूची में क्या बात रखी गई थी, लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड लॉ थी इसमें, यानी कि जो लॉ है इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म की, यानी कि जमीन या फिर भूमि सुधार के अधिनियम को इसमें रखा गया। फिर 10वीं अनुसूची बनाई गई। 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन जब हुआ हमारे संविधान में, तब इसको जोड़ा गया था 1985 में। और इस 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून से संबंधित है ये। देखिए दल बदल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूं। जैसे चंपई सोरेन जी अभी क्या है, बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, बीजेपी से ये अभी विधायक भी जीत चुके हैं, लेकिन अब इनके पास दल बदल का एक कानून ऐसा है, तो ये कुछ सर्टेन सर्कमस्टांस के तहत, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल के तहत ये चाहे तो बीजेपी से फिर जेएमएम आ सकती है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के तहत। तो अब वो प्रोटोकॉल क्या है, यानी वो नियम कानून क्या है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है भाई। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची, इसे हमारे संविधान में 73वां जब संविधान में संशोधन, यानी कि 73 बार जब संविधान में संशोधन हो गया, 73वां बार संविधान में कुछ चीज को ऐड करने की जब बारी आई, तो यही 73वां संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये कब, कौन सा ईयर था, 1992 का ईयर था। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया, रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित, यानी कि पंचायत को, इसमें क्या किया गया, पंचायत को जोड़ा गया, यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पंचायत के अधीन, समझिएगा मेरे भाई, पंचायत के अधीन जो ये पंचायत है, इसको 29 विषय के ऊपर, यानी कि 29 सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, अधिकार है डिसीजन लेने का। अब ये पंचायत कौन से भाग में आता है, तो याद रखिएगा, यानी भाग पार्ट 9 में आता है, पार्ट 9 में आता है। अब इसका आर्टिकल, इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी मेंशन है, वो आर्टिकल कौन कौन से याद रखना है आपको, ये हम लोग पूरा डिटेल ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 243 से, आर्टिकल 243 ए से लेकर के, जैसे देखिए यहां से आर्टिकल 243 ए है, 243 बी है, 243 क्या है आपका सी है, इसी प्रकार से आर्टिकल 243 ओ तक। तो देखिए आर्टिकल 243 ही लिख रहे हैं, लेकिन आर्टिकल कितना हो गया, 243 हो गया, 244 हो गया, 245 हो गया, इस प्रकार से बढ़ेंगे, लेकिन लिखे कितना रहे, 243 ए, 243 बी। तो समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा जो पंचायती है, ठीक है ना, पंचायत को या पावर को, पावर ऑफ पंचायत, ठीक है ना, यानी कि इसको एक संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान, यानी पंचायत को संवैधानिक दर्जा कहने का मतलब कि अब संविधान के तहत पंचायत को कब ले आया गया, संविधान के अधीन कब ले आया गया था, 1992 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में लाया गया था। इसके बाद इसको कितने विषय में इसको पावर है डिसीजन लेने का, तो आपको याद रखना है 29 विषय में इनको क्या है, पावर है। कौन से भाग में आता है पंचायत, पार्ट 9 में, आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ। कुल कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद है। अगली 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है, 74वां बार जब संविधान में संशोधन हो रहा था 1992 में, तब इसको जोड़ा गया, यानी कि नगर पालिका बोल सकते हैं कि इनको नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी को भी क्या कर लिया गया, एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको भी क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर दिया गया म्युनिसिपैलिटी को। और ये जो नगर पालिका जो देख रहे हैं, इसके पास कुल पावर कितने विषय में, तो टोटल 18 विषय में, ठीक है ना, 18 विषय में इनके पास पावर है डिसीजन लेने की। अब ये कौन से भाग में आते हैं, तो ये आपके पार्ट 9A में आते हैं, ठीक है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से, आर्टिकल 243 एग्जैक्ट मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल में वैल्यू भूल रहा हूँ, आर्टिकल 243 जेड जी तक है, ठीक है ना। इसमें कुल 13 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक, सॉरी इसमें 18 आर्टिकल्स हैं टोटल, इसमें आपके 18 आर्टिकल्स हैं, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के लिए टोटल 18 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, और पंचायत के लिए कितने हैं, तो 16 आर्टिकल्स है, 243 ए से लेकर 243 ओ। अब समझिए, अभी आपको मैंने बताया कि जो बातें हमारे अनुच्छेद में नहीं है वो हमारे अनुसूचियां में है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत हुइए कि सर यहाँ आर्टिकल्स बोल रहे हैं पंचायत के लिए। तो समझिए, ये 11वां अनुसूची को जोड़ा गया, और 11वां अनुसूची को जोड़ करके क्या कर दिया गया, ये पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए जो नियम कानून है, वो नियम कानून हमारे आर्टिकल्स में मेंशन कर दिए गए अलग से,
कि पंचायत का जो अध्यक्ष बनेगा कितने साल के लिए बनेगा, उनकी कार्यविधि क्या होगी, उनका टेन्योर कितने साल होगा, कौन ओथ दिलाए, ये सब अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया गया। उसी प्रकार नगर पालिका को भी संवैधानिक तो पूछेगा मेरे भाई कि इनको सब देखिए 1992 में इनको सम्मिलित किया गया, कार्य करना 93 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये 92-93 में कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पूरा पंचायती राज जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल वहां कर लेंगे। तो पंचायत को, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला पंचायत को, और म्युनिसिपैलिटी को 12वीं अनुसूची में रखा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नगर पालिका को कितने विषय में, 18 विषय में, पंचायत को कितने विषय में, 29 विषय में पावर है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए शेड्यूल खत्म कर लिए आज हम लोग, शेड्यूल रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या स्टार्ट करना था, हाँ तो हमने पूरा शेड्यूल खत्म कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके जाइएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम लोग भाग स्टार्ट करेंगे। मतलब हमने आपको क्या बतलाया था कि हमने आपको ये बताया कि हमारे जो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां हैं, टोटल अभी कितने हैं 12 अनुसूचियां, देख लिया आपने 12 अनुसूचियों में क्या है। अब टोटल हमने बताया क्या कि आर्टिकल्स कितने 395 है तो 395 भी आप लिखेंगे, लेकिन इसमें संशोधन करके, जैसे आपने अभी देखा आर्टिकल 243 आप लिख रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 243 का ए, अब देखिए 243 का बी हो गया, अब इसके बाद आर्टिकल 243 का सी। अब एक बात बतलाइए यहाँ पे कितना आपने आर्टिकल लिखा, 3 आर्टिकल्स लिखा है ना भाई, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, ये तीसरा आर्टिकल, लेकिन नंबर में आप क्या लिखे हैं 243 ही लिख रहे हैं, लिख कितना रहे, टोटल अनुच्छेद 243। उसी प्रकार है तो टोटल 395, 396 आप कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन अब देखिए हुआ क्या 243 ये है, तो ये क्या हो गया 244, ये हो गया 245, तो ये काउंटिंग करके अभी 460 प्लस जो है जा चुका है। उसी प्रकार भाग, यानी कि ये जो आर्टिकल्स को हमने क्या किए, कई सारे भाग में बांट दिए हैं। टोटल कितने भाग में, तो मूल में 22 थे और अभी 25 है, तो देखिए भाग भी 22 ही है, मतलब लिखेंगे 22 ही, लेकिन काउंटिंग जब करेंगे वो 25 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, पार्ट 9 में क्या है आपका पंचायत है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी पार्ट 9 में क्या कर दिया, 9 का ए कर दिया गया और इसमें नगर पालिका को जोड़ दिया गया, ठीक है, नगर पालिका। अब देखिए क्या हुआ, ये पार्ट 9 भाग 9 हो गया, ये पार्ट 9 ये भी 9 ही है, लेकिन 9 का ए हो गया, तो ये कितना भाग हो गया, 2 भाग हो गया ना भाई, यानी कि ये पार्ट 9 हो गया और ये कितना, इसको क्या बोलेंगे 10वां भाग हो गया। लेकिन लिख क्या रहे 9 ही लिखें, लेकिन लिखेंगे 22 ही, लेकिन काउंट करने के दौरान कितना भाग हो जाएगा, 25 भाग हो जाएगा। समझ में आया। चलिए भाई, तो आज हम लोग जो खत्म किए हैं, अब कल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे भाग और आर्टिकल एक साथ। एक साथ कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को पता है 395 आर्टिकल्स। अब इस आर्टिकल को हमने क्या कर दिया है, भाग में बांट दिया। कितने भाग में, 25 भाग में, भाग 1 भाग 2 करके करते हमने 25 भाग में बांट दिया। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 उठाएंगे, ठीक है। अब पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स है, तो टोटल 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो पहले ऐसे पढ़ेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 उठाएंगे। तो पार्ट 2 में टोटल कितने हैं, तो आपका 5वां आर्टिकल है, 6ठा आर्टिकल है, 7वां आर्टिकल है, 8वां आर्टिकल है, 9वां आर्टिकल है, 10वां आर्टिकल है और 11वां आर्टिकल। तो ये सारा आर्टिकल सिटीजनशिप का देख लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा पढ़ लेंगे, तो पार्ट 2 भी कंप्लीट। फिर पार्ट 3 हम लोग में आ जाएंगे, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार देखेंगे, 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक। तो पूरा इस प्रकार से हम लोग एक साथ चीजों को खत्म करेंगे। समझ में आ गया ना। तो चीजें देखिए एकदम समझ कर पढ़िए, एकदम बेसिक से पढ़िए। जब ये बेसिक अच्छा रहेगा तब देखिए, अब इसको जेपीएससी में हम अलग लेवल पे टानेंगे, तो ही अब आपको समझ में आएगा। जेपीएससी में भी अगर आप जैसे एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं भविष्य में, तो मेरे भाई ठीक है, भविष्य की बात है, अगर आप देना चाहें तो बहुत सारे स्टूडेंट देखिए हमारे सीजीएल का बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में, क्योंकि बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत हो गया तो आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।